बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने इसके चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है +1 कॉमर्स के बिजनेस स्टडी का। फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर के भी हम दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कवर कर चुके हैं। आज हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म को आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी दो पर्सन है, ठीक है, 2 या 3 पर्सन है, यहाँ पे कोई भी फैमिली रिलेशन की बात नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने कहा था कि इंडिविजुअल पर्सन है, जिसके पास इतना पैसा है वो उसी से इतना मतलब छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ये प्रॉब्लम उसमें आती है। फैमिली के अंदर क्या होता था कि फैमिली बिजनेस में हमने जैसे पढ़ा कि सिर्फ जो फैमिली के पर्सन हैं, मेंबर हैं, वो ही इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो ही काम करेंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। और जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम फेस की थी काफ़ी चीज़ों की, वो सारे के सारे इसमें सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये क्या होता है? ये एक हमारे मतलब एग्रीमेंट है कि 2 पर्सन है, 2 फ्रेंड है या 3 फ्रेंड है, मतलब मोर देन 2 कितने ही हैं 50 तक। तो इसमें क्या होगा कि वो सभी मिलकर अपना एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हम इतना फंड लगा के एक थोड़ा बड़ा बिजनेस है वो सेटल कर सकते हैं। इतना फंड अगर हम सभी लगाएंगे, अगर हम 10 लोग हैं, अगर हम 10 लोग 2-2 लाख रुपया भी इकट्ठा करके बिजनेस शुरू करें, तो हमारा बिजनेस है वो मतलब 20 लाख तक चला जाएगा। तो उससे हम अपना अच्छा सा एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और उससे अब कोई किसी पे एक्सपर्ट है, कोई किसी पे एक्सपर्ट है, कोई कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है, उसकी नॉलेज है, तो उसी सभी चीज़ों का हम यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। सभी मिलके अगर हम काम करेंगे, अपने एक्सपर्टाइज का फायदा लेंगे, तो हम अपने बिजनेस को और आगे तक ले सकते हैं। इसमें हम रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी इस एग्रीमेंट में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो अपनी खुद की सोच समझ के हिसाब से होता है। ये एक इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल वॉलंटरी होता है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इसको मतलब रजिस्टर करवा रहे हैं कि नहीं। ये खुद अपने ओरल रिटर्न जैसा भी एग्रीमेंट खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि हम 2 लोग मिलकर स्टार्ट करें, हम ये काम ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उसी के हिसाब से होता है। इसमें टोटल सभी पर्सन की मतलब इन्वॉल्वमेंट है वो रहती है जो इस पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। बाकी इसका जो बाकी फीचर्स है अपने को यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सेम इसके हम फीचर्स मैरिड और डिमेरिट खत्म करने वाले हैं। कॉमर्शियल लायबिलिटी, ये देखो जो इसके इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, ये बिल्कुल कॉमन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हम फॉर्म की बात करें, वो हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए। वो टर्म्स अपने को क्लियर होने चाहिए कि ये फॉर्म है, इसमें क्या आता है, इस फॉर्म में क्या क्या आती हैं। उसके बाद उन चीज़ों को हम इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है आप वो ही लिखो, सेंस बननी चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से है ना मैरिड और डिमेरिड तो बिल्कुल उस तरीके से होते हैं जैसे कि 2 पर्सन है, आपस में झगड़ा हो रहा है और हमें जिसका लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे भारी है, इस जो पॉजिटिव चर्चा चल रही है तो हम उसके साथ बोल लेते हैं कि नहीं आप ये सही कह रहा है। अगर दूसरे वाला पर्सन है तो उसका बुरा भारी है तो कि ये वाला ये सही है। तो यहाँ पे मैरिड और डिमेरिड की बात बिल्कुल ही ऐसी ही होती है। जब हम मैरिज की बात करते हैं, इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं कि इसका ये फायदा है, यानी कि उसके हम फायदे गिनाते हैं। जब हम डिमेरिट्स की बात करते हैं कि नहीं इसके अंदर ये नुकसान है, तो यहाँ से हम इसके इजीली पॉइंट को उठा सकते हैं। इन्हीं पॉइंट को हम मैरिड और डिमेरिट्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग उसकी सेंस बननी चाहिए। अपने पास से भी हम अपने पॉइंट्स को फ्रेम आउट कर सकते हैं, बट सेंसेबल होना चाहिए, वो उस पॉइंट से रिलेट करता है, लिंक कर, बहुत ईजी सा हो जाता है। और वो चीज़ें हम तभी कर पाते हैं जब अपने को इसका मीनिंग क्लियर हो, इसके अंदर आता क्या है, चीज़ है क्या, फिर हम उसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से। फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन, सेम पॉइंट की फॉर्मेशन का क्या है, इसका फॉर्म करना है, इसको क्लोजर करना बहुत ही ईजी है। यानी कि ये बिल्कुल ना हम मतलब रजिस्टर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं होता, कोई कंपल्सन नहीं है कि इसको आपने इसके एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना होगा या ये लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, जितने भी 2 लोग मतलब मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम जैसे एक्सटेंड किया गया है कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग इसकी जो लिमिटेशन है अभी भी 100 तक है, लेकिन फिलहाल इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है 50, यानी कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, 50 तक लेके पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं।
ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोई और नाम देना चाहते हैं, उन्हीं में से किसी एक पर्सन का नाम रखना चाहते हैं अपने बिजनेस फॉर्म का, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, अपने खुद के एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड है। इसमें इतनी लीगली फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी, हम पूरा का पूरा पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहता है। लायबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, यानी कि जितने भी लोग, जितने भी पार्टनर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर बिजनेस के टैक्स पे करने की बात आएगी तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है जितना फंड उन्होंने लगाया है। तो लायबिलिटी यहाँ पे पार्टनर्स की अनलिमिटेड रहती है। रिस्क बियरिंग क्या है, जितने पार्टनर्स हैं उनका जो भी एग्री रेशियो है, जिस भी फॉर्म में वो कैपिटल लेके आए हैं, जिस भी फॉर्म में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं कि हम ऐसे प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो सेम उसी फॉर्म में लॉस को, जो भी रिस्क होगा उसको बियर करेंगे। ठीक है, जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा ना, जिसमें वो प्रॉफिट बांटने की बात करें, उसी मतलब अलग अलग पार्टनर्स के टाइप में हम करेंगे कि उसमें थोड़ा होता है ओपोजिट से माइनर पार्टनर होता है, वो लॉस में नहीं पार्टिसिपेट करता। तो बट फिर भी जो भी रेशियो होता है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, वो भी उनका, अगर फर्म को लॉस होता है किसी भी कारण से तो उसी रेशियो में उसको बियर करेगा, यानी कि सभी में ही ये बच जाएगा, किसी एक के ऊपर इसका बर्डन है वो नहीं आता, सभी पार्टनर के ऊपर आएगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सभी ऑल पार्टनर, ठीक है, जो भी पार्टनर्स इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी का डिसीजन मेकिंग में और पूरा उनका कंट्रोल रहता है, यानी कि सभी से बैठ के अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर वो डिसीजन लेंगे कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ करनी है या इसको और बेटर करना है, इस तरीके से करना है। तो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग पावर सबके पास होती है, वो अच्छे से उसका रिजल्ट ले सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या है ना, इसके अंदर ये ऑप्शन है कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऑप्शन कैसे कि अगर कोई भी एक पार्टनर है जो जिसकी नेम से फॉर्म थी या ये मान ज़्यादा एक्टिवली उसमें था, अगर उस पार्टनर के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो रिमेनिंग जो भी पार्टनर है वो अब उसको चाहे तो स्टार्ट कर मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं अपना एक नया एग्रीमेंट रेशियो देके, एक न्यू रेशियो के साथ। अदरवाइज अगर वो बंद करना चाहे तो केवल क्या है, बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्लोज इसको स्टार्ट करके जो रखना चाहते हैं कि नहीं, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कंटिन्यूली रन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते बिजनेस को। जिन को अगर वो कंटिन्यूस इसको लेके आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक नया एग्रीमेंट रेशियो है वो ले उसके हिसाब से करेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स है, यहाँ पे जो हमने कर लिया है कि नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50। इसकी लिमिट है वो कंप्लीट 2030 और सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग इसकी लिमिटेड आई थिंक 100 है, बट अभी तक स्ट्रीम इसकी 50 चल रही है। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे क्या है ना, जितने भी पार्टनर है वो एज एजेंट प्रिंसिपली काम करते हैं। हर एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के लिए एज एजेंट काम करता है, तो सभी की म्यूचुअल एजेंसी से मिलकर सभी अपने मतलब पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं, अच्छे से एफर्ट्स लगाते हैं ताकि अपने बिजनेस को और आगे लेके जाया जा सके। तो ये इसकी सारी विशेषताएं थी। नेक्स्ट अब करते हैं जो पीछे करते आ रहे हैं मैरिट्स और डीमेरिट्स। मैरिट में इसके क्या क्या फायदे हैं, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि इसके अंदर क्या आता है कि जो इसको फॉर्म करना और अगर सारे जिस हिसाब से स्टार्टअप लेके जाएंगे ना, सभी लोग मिले हैं, जितने भी पर्सन हैं 2, 3, 4 जितने आपस में मिलकर उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि मतलब इतना फंड ला के और एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते कर लेते हैं, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ सभी मिलकर काम करेंगे तो हमें काफ़ी बेनिफिट होगा, ऐसा हुआ। और इनका केस उनको लगता है कि यहाँ पे जितना हम चाहते थे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसी हिसाब से सारे के सारे मिलके अपना एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से क्या कर सकते हैं, इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। इसके लिए भी इनको अलग से कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका फॉर्मेशन और जो क्लोजर है वो बहुत ही ईजी रहता है। डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जितने भी पार्टनर है सबके सब इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सभी अपना अपने मतलब बात करते हैं, सभी अपना अपना पक्ष रखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें इस तरीके से करना चाहिए। फिर सबका जो एक कॉमन होता है जिसपे सभी एग्री होते हैं वो डिसीजन हमारा फॉलो किया जाता है, यानी कि वो फिर निर्णय लिया जाता है। स्टार्टिंग में किसी भी एक मुद्दे के ऊपर, किसी के पॉइंट के ऊपर की कुछ भी नया करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत हमारे बिजनेस में कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं या कोई भी नया पर्सन आना चाहता है, तो उस केस में फिर तभी पॉसिबल है जब सभी के सभी
पार्टनर्स हैं वो एग्री होंगे। अगर सभी एग्री नहीं होते तो वो डिसीजन है वो नहीं लिए जाते। तो यहाँ पे जो डिसीजन ऑफ बैलेंसिंग में होगा क्योंकि हर किसी की बात को ध्यान दिया जाता है और सभी के म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये डिसीजन लिया जाता है। मोर फंड यहाँ पे मिलके लेके आ रहे हैं फंड्स को, सारे पार्टनर अपना अपना कैपिटल लगा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम हमें सोल्व कर पार्टनरशिप में आ रही थी कि लिमिटेड सोर्सेस है, मतलब फंड है वो एक बंदे के पास है उसी से काम करना है, यहाँ पे अगर जितने पर्सन है तो उतना हमारे पास फंड ज़्यादा है तो अपने बिजनेस को थोड़ा और हम एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो फंड हमें उसके कंपैरिजन कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे वो लॉस में भी लेंगे, रिस्क में भी लेंगे। तो एक पर्सन के ऊपर इतना बर्डन नहीं होता क्योंकि अगर बिजनेस के अंदर लॉस होता है क्योंकि एक ही बार क्या होना है फंड ज़्यादा लगाया होता है, जिस मतलब हम लेके आते हैं कि हमें ये अर्न करना है उस हिसाब से जो क्रेजीनेस से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर कई बार वो सफल नहीं हो पाता या कुछ भी कारण से हमें लॉस हो जाता है तो उस लॉस को बियर करने के लिए, उस लॉस को उठाने के लिए काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्गली मेंटली हेल्थली सब स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। अगर एक बंदे के पास इतना ज़्यादा रिस्क आ जाए तो बहुत स्ट्रेस मतलब डिप्रेशन का सिचुएशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सभी पर्सन है तो आपस में ही अपना दुख बांट लेंगे, यानी कि अपना लॉस को बियरिंग सभी में रिस्क में हो जाएगा। तो एक के ऊपर बाहर डाला जाए तो वो दब भी सकता है, लेकिन थोड़ा सबको दे दिया जाए तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि चलो सभी मिल के हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्क शेयरिंग है वो शेयर हो जाता है, लॉस है वो सभी पार्टनर में बढ़ जाता है। सीक्रेसी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सब कुछ पब्लिक को डिस्क्लोजर किया जाए। जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने जो भी अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वो सारी की सारी पार्टनर्स के बीच में ही रहती है। पब्लिक को डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे कोई नया पर्सन आएगा तो उसके साथ साथ हम चीज़ों को बांटेंगे। ऐसी जनरल पब्लिक को चीज़ें दिखाने या शो ऑफ करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो उस हिसाब से हमारी सीक्रेसी है वो बनी रहती है। तो ये थे इसके फायदे। अब जैसे कि यहाँ पे नुकसान की बात करेंगे, लिमिटेशन की बात करेंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो आपको इसके मेरिट्स में और डिमेरिट्स में दोनों को देखना पड़ेगा। सेम वही बात कि हम क्या है ना फ्लैक्चुएट कर जाएंगे कि तब हम इसके फायदे गिना रहे थे, अब भी हम इसके नुकसान गिनाएंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देखो ये तो है ही बहुत बड़ा नुकसान। ये तो इसकी डिमेरिट्स है ही है कि जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो बिल्कुल अनलिमिटेड होती है फर्म की, कि जो फर्म को वो स्टार्ट करने जा रही है अगर कुछ भी अगर कोई बड़ा लॉस हो जाता है और उनका जो फंड है फर्म के अंदर वो अनसफिशिएंट है, उसको कवर नहीं कर सकता या उन डेट्स को पे नहीं कर सकता, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, उनकी एसेट्स बाहर रखती है, लेकिन उनको वो पे आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, जैसे पार्टनर की लिमिटेड सोर्सेज। ये हमारा देखो यहाँ पे हम और फंड की बात कर रहे थे, यहाँ पे सोर्सेज है वो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टनर्स है ना उनकी लिमिटेशन है कि इतने ही लोग इसमें आ सकते हैं। तो अगर हम बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज है वो लिमिटेड है, उतना फंड है नहीं है, थोड़े से पास से फंड है वो जनरेट नहीं कर सकते। इसके अंदर कैपिटल है वो पार्टनर्स की ही होती है, उन्हीं का ही फंड होता है। तो यहाँ पे हम अगर उसको और लेवल पे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो कई बार नहीं हो पाता। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब देखो ये भी तो सबसे ये भी एक बहुत बड़ा मेजर एक लिमिटेशन है कन्फ्लिक्ट्स का। लड़ाई झगड़े, जहाँ पे दो पर्सन इकट्ठे हैं तो वो उसमें आवाज करेंगे ही करेंगे, भिड़ेंगे। तो यहाँ पे जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतनी ज्यादा कन्फ्लिक्शन रहेगा, उतने ही मतभेद होंगे क्योंकि सभी का एक पॉइंट के ऊपर, एक मुद्दे के ऊपर एग्री होना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। या इसमें जो एक्टिव पार्टनर है जो एज ए मैनेजिंग काम करता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है कि वो उनको कैसे हैंडल आउट करे। तो ये जैसे कई बार जो पार्टनरशिप है उसको भी ब्रेक कर देती है, ये कह लो फॉर्म तक भी खत्म हो जाती है। तो आपस में जो ये सबसे चीजें कन्फ्लिक्ट होते हैं, जब तक आपस में सही चलती है तब तक पार्टनरशिप बहुत अच्छे से रन करेगी, लेकिन अगर आपस में लड़ाई झगड़े हो गए तो उसका सीधा का सीधा असर हमारे फॉर्म के ऊपर पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ेगा, हमारे रिलेशन के ऊपर पड़ता है। तो ये इसमें बहुत बड़ी ड्रॉबैक्स है इसका। लैक ऑफ कंटिन्यूटी की बात बहुत, जो एक्टिव पार्टनर होता है या इसके नाम से फॉर्म होती है उसकी डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका फॉर्म के ऊपर सीधा असर पड़ता है। पर ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी हो भी सकती है, नहीं भी हो कि जैसे जिसके नाम पे थी, जिसके नाम से लोग जानते थे, अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए तो डायरेक्टली पार्टनरशिप के ऊपर पड़ेगा कि ये वही फॉर्म है, अभी तो उसका मतलब तो दिवाली है।
उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये क्या आगे लेके जाएंगे, तो उसका सीधा असर हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ता है। तो बाकी पार्टनर्स कई बार उसको क्लोज कर देते हैं, बट ये फिर भी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि सीक्रेसी रहती है, हम अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक में शेयर नहीं करते, उनको नहीं बताते। तो अगर हम पब्लिक को ही बताए ना चले कि हम कितना ग्रो कर रही है, कितना इसके अंदर है, तो उसका लेना की कॉन्फिडेंस है वो फॉर्म के प्रति लो हो जाता है। तो ये चीजें थी इसके टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड, ये भी पॉइंट इसी फॉर्म के बाकी है। अभी इससे हमने इतना किया है कि जो पार्टनरशिप है वो कितने पार्टनरशिप 1932 के अंदर है। यहाँ पे कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 लोग तक मिलकर इसमें अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिजनेस करते हैं, अपने खुद के फंड को लेके आते हैं, फंडाइज करते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज का बेनिफिट लेके वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्मेशन में बहुत ही इजी है, कोई बहुत तरह की फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो भी सिंपल प्रोसीजर है, अगर आप लीगली आप मतलब रजिस्टर्ड नहीं भी करवाना चाहते तो भी आप पार्टनरशिप पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स के उनको डेट पे करने होंगे। तो अगर फंड आपके पास सफिशिएंट नहीं है फॉर्म के अंदर तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको पे आउट करें। रिस्क बेयरिंग सबका जो उनका एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही उनका रिस्क बेयरिंग रेशियो भी रहेगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सभी पार्टनर्स के पास डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग पावर होती है, सभी के म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसीजन ले जाते हैं और सभी का ही इतना ही कंट्रोल रहता है अपने अपने काम के प्रति। कंटिन्यूटी ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि अगर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नया उन्हें एग्रीमेंट रखना होगा, नया एक रजिस्टर सेटअप करना होगा जो उनके एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके हिसाब से। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी एज एजेंट एज ए प्रिंसिपल सभी पार्टनर्स है मिलकर काम करते हैं। मैरिज स्पेस में इसका फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत ही इजी है, कोई इतना बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी है वो नहीं करनी पड़ती। बैलेंस रहता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि सभी के एग्रीमेंट से डिसीजन लिया जाता है तो बाद में उसमें प्रॉब्लम है वो नहीं आती, क्योंकि सभी उसमें रजामंद होते हैं। मोर फंड, जितने लोग इसके अंदर मिलकर काम कर रहे हैं उतना हमारे पास फंड है वो ज़्यादा आता है, जिससे अपने बिजनेस को थोड़ा मोर एक्सटेंड कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, किसी एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता या उसको स्ट्रेस नहीं होता। जितना अगर कोई लॉस होता है तो वो सभी पार्टनर्स में उतना उतना बढ़ जाता है, तो थोड़ा यहाँ पे उस चीज़ से उभरना इजी रहता है। सीक्रेसी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आप पब्लिक को अपना डिस्क्लोजर दें, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में रहता है और वो इसमें सीक्रेसी बनी रहती है। डिमेरिट्स की क्या है, जितने भी पार्टनर है सबकी सब लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं। अपने बिजनेस को वो और ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं तो वो पब्लिक से नहीं अरेंज कर सकते। जितने मेंबर्स हैं अपने पार्टनर्स हैं, उन्हीं जो पार्टनर्स हैं उन्हीं का ही कैपिटल होता है, उन्हीं का ही फंड होता है जिससे उन्हें बिजनेस करना होता है। और कॉन्फ्लिक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है कि आपस में मतभेद के चांसेस हैं, कई बार मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ने से फॉर्म तक भी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। कंटिन्यूटी की डिपेंड करता है कि पार्टनर्स के ऊपर कि वो करना चाहते हैं कि चाहते हैं, लेकिन चांसेस क्या होते हैं कई बार इसको बंद हो जाती है, कंटिन्यूटी की चांसेस कम रहते हैं। और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं रहता है क्योंकि अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर नहीं करते हैं या उनको इतना नहीं दिखाते हैं। कोई भी जो मतलब है पब्लिक का पर्सन है वो जल्दी से इस चीज़ों के ऊपर विश्वास है वो नहीं करता। तो ये इसी में आगे इसके फीचर्स और डिमेरिट्स आ गए हैं। अब इसका नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पार्टनर्स है और जो इसका पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो आप होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप अकॉर्डिंग टू सीरियल आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।